तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आप तमाम लोग जब रात को सो रहे होंगे और सुबह उठे होंगे तो एक बड़ी खबर सुनने को मिली होगी, लेकिन हमारी टीम, पूरी क्राइम तक की टीम, कोई सोया नहीं। उसकी वजह ये थी कि रात करीब 1:50 पर अचानक एक खबर आई, और 1:50 पर जब ये खबर है उसके बाद एक एक कर जो लोग घर लौट चुके थे वो सब वापस दफ्तर पहुँचे। कुछ लोग अभी अभी गए हैं ताकि थोड़ा आराम कर लें, फिर वापस लौटें। तो कल रात आखिरकार जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में, जिसकी चर्चा हो रही थी कब कब कब, तो आखिर एक ऑपरेशन पूरा हुआ। और इस ऑपरेशन में अभी तक जो खबर है वो ये है कि 26 लोगों के मारे जाने की खुद पाकिस्तानी आर्मी ने पुष्टि की है, कंफर्मेशन दिया है। सुबह से आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर एक नाम सुन रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल, जो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, 2 हमारी जांबाज महिलाएं, देखकर गर्व होता है स्क्रीन पर जब वो आकर इस तरह से ब्रीफ करती हैं। इसके अलावा विदेश सचिव हमारे विक्रम मिश्री, इन तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले एक वीडियो चलाया हाल में जो भी हमारे ऊपर हमले हुए थे, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, 26/11 हो, उरी हो, पुलवामा हो, और आखिर में पहलगाम, और उसके बाद पूरी ब्रीफिंग। शुरुआत इस ऑपरेशन के नाम से, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था, सुझाव उन्हीं का था। लेकिन ये नाम जानते हैं क्यों पड़ा? पिछले लगभग कई सालों में आतंकवाद की वजह से हमारे देश में 350 लोगों की जान गई, 800 से ज़्यादा घायल हुए, और इनमें ज़्यादातर मरने वाले मेल थे, पुरुष थे, पति थे। लेकिन एक तस्वीर ने 22 अप्रैल को पहलगाम से जो सामने आई, हर एक के कलेजे को छलनी कर दिया था। वो तस्वीर ही ऐसी थी। हिमांशी नरवाल पहलगाम में बैठी हुई हैं और उनके बराबर में एक लाश पड़ी है। वो शहीद कैप्टन विनय नरवाल की बॉडी थी। कैप्टन नरवाल नेवी में कुछ वक्त पहले उनकी शादी हुई थी। दोनों कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम के हमले में आतंकवादियों के गोली का वो शिकार हो गए। तो कैप्टन विनय नरवाल की बॉडी के पास उनकी वाइफ हिमांशी नरवाल बैठी हुई है, और ये तस्वीर पहलगाम अटैक की असल में एक सिंबॉलिक पिक्चर बन गई। जिसने भी देखा कलेजा फट गया। और यही वो तस्वीर थी जहां से इस नाम की बुनियाद पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर। यानी वो हिमांशी नरवाल थी और उनके हस्बैंड की वो के पास जो वो बैठी हुई है, चेहरे पे कोई भाव नहीं, जैसे पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। वो एक तस्वीर सैकड़ों कहानियां एक साथ बयान कर रही थी। एक पत्नी जो कुछ वक्त पहले ही शादी के बंधन में बंधी थी और अचानक विधवा हो गई। उसी एक हिमांशी नरवाल की वजह से इस ऑपरेशन का एक नाम जन्म लेता है, और ये उन तमाम विधवाओं के लिए जिनके पति आतंकवाद का शिकार हुए, और इसीलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7 मई की रात थी। आज 7 मई के लिए पूरे देश को मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहने को कहा गया था। सारा ध्यान मॉक ड्रिल की तरफ था। पाकिस्तान भी ये सोच रहा था कि मॉक ड्रिल है, इसका मतलब है पहले लोगों को तैयार करेंगे सुरक्षा के बारे में, और कम से कम 7 मई तक तो कुछ होना नहीं है। लेकिन यही प्लानिंग कुछ और थी। एक तरफ पूरे देश में मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया, खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई, और खामोशी से इस मॉक ड्रिल के आगाज़ से, शुरुआत से पहले ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 के दौरान 25 मिनट का कुल वक्त दिया गया था हमारे एयरफोर्स और उनके जाबाज अफसरों को। 25 मिनट में ऑपरेशन को पूरा करना था।
और इन 25 मिनट में उन्हें 9 टारगेट दिए गए थे। और ये वो 9 टारगेट थे जिनमें कोई सिविलियन नहीं, कोई रिहायशी घर नहीं, कोई पाकिस्तानी आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई पाकिस्तानी आर्मी का बेस नहीं, कैंप नहीं। सिर्फ और सिर्फ 9 वो ठिकाने जहाँ से आतंकवाद जन्म लेते हैं, जहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बॉर्डर पार कराकर उन्हें भारत को लहूलुहान करने के लिए भेजा जाता है। इंटेल यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद इन 9 ठिकानों को लॉक किया गया और अब इन 9 ठिकानों पर ऑपरेशन को अंजाम देना था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेहद खामोशी से रात के अंधेरे में, और ठीक 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:30 पर ऑपरेशन खत्म हो गया। 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अब ये 9 ठिकाने कौन से थे, ये हर कोई जानना चाहता है। इनमें पहला था मरकज सुभान अल्लाह। ये जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर, पाकिस्तान, पंजाब में एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट ठिकाना था, जहाँ ये हमेशा मेन सेंटर था जैश ए मोहम्मद का। 15 एकड़ इलाके में ये फैला हुआ और इस सेंटर में, इस मरकज़ में हमेशा नए नए आतंकवाद को पैदा किया जाता था। और यही वो सेंटर था जहाँ 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ, उसके सारे आतंकवादियों को इसी सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। नाम है मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, कराची के पास, पंजाब, पाकिस्तान। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर की दूरी पर था। ये सबसे गहरा टारगेट था, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर अंदर घुसकर मारना सबसे रिस्की काम था। पीओके तो चलिए हमारा बिल्कुल करीब में है, एलओसी के बॉर्डर, लेकिन ये 104 किलोमीटर, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन किया गया और बाकायदा इसकी तस्वीर है। तो मरकज सुभान अल्लाह, इससे मौलाना मसूद अजहर जो इसका चीफ है जैश ए मोहम्मद का, ये उसका मेन सेंटर था। और इस सेंटर से ना मालूम कितने ही आतंकवादियों को तैयार किया गया और इसी सेंटर से पुलवामा के जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने हमला किया था, ये इस सेंटर से थे। तो पहला निशाना था मरकज सुभान अल्लाह, जैश ए मोहम्मद का एक तरह से मेन सेंटर। उसको निशाना बनाया गया और उसको तहस नहस कर दिया गया। कितने लोग मरे हैं इस मरकज़ के अंदर, फिलहाल गिनती पता नहीं। दूसरा टारगेट था मरकज़ तैयबा। ये लश्कर तैयबा का मुद्र के पंजाब में एक बहुत बड़ा सेंटर है। लश्कर वही है जो टीआरएफ, जिसने पहलगाम में हमला किया, जिम्मेदारी ली, उसी का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड टारगेट जो दिया गया था वो ये मरकज़ तैयबा था, लश्कर तैयबा का एक बड़ा सेंटर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। 82 एकड़ में फैला हुआ है ये सेंटर, और इस 82 एकड़ में जो सेंटर है उसमें बहुत अलग अलग पढ़ाई भी सिखाई जाती है, ब्रेन वॉश भी किया जाता है, टेररिज्म भी तैयार किया जाता है। करीब 1000 स्टूडेंट्स जिन्हें ब्रेन वॉश करके कट्टरवाद सिखाने का काम लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद किया करता है। और ये मुद्रे के पंजाब में मरकज़ तैयबा उसका एक ख़ास सेंटर था, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर दूर। और ये वही सेंटर था जहाँ 26/11 के हमले के एक गुनहगार जो जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उसको यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। ये इंटेल के पास पूरी रिपोर्ट थी। डेविड कॉलमन हेडली, इसको भी इसी सेंटर में ट्रेनिंग दी गई थी। तो 2 बड़े जिन्होंने 26/11 की साजिश रची और उसके हमले को अंजाम दिया, उनकी ट्रेनिंग का ये सेंटर था मरकज़ तैयबा। तो मरकज़ तैयबा में ये दूसरा अटैक किया गया और इसमें भी भारी नुकसान हुआ। निशाना सटीक था। बिल्डिंग की जो तस्वीर आई है वो तहस नहस है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा टारगेट था सर्जल तेहरा कलां फैसिलिटी, जैश ए मोहम्मद का ये एक और सेंटर, इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर अंदर। ये शाकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नौरवाल, पंजाब, पाकिस्तान में है ये सेंटर। और इसकी जो मेन बिल्डिंग है, जैश ए मोहम्मद यहाँ पर ट्रेनिंग देता है और इसके अंदर अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। ये भी जैश ए मोहम्मद का एक सेंटर है।
और यहाँ 18 बल्कि 6 किलोमीटर दूर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना था। और इस जगह पर भी बहुत सारे मोहम्मद अदनान अली, मुफ्ती अब्दुल रहूब असगर और ऐसे न जाने कितने थे, अली जान काशिफ, शाहिद लतीफ़, इन सबको यहीं पे पाला पोसा गया, इनको बड़ा किया गया और इनको तैयार किया गया कि जाओ हिंदुस्तान को लहूलुहान करो। तो 9 टेरिस जो कैंप चल रहे थे उसमें तीसरे नंबर पर था सर्जल टेहरा कलां फैसिलिटी जैश ए मोहम्मद का। इस बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान हुआ, नेस्तो नाबूद किया गया। चौथा सेंटर था जिस पे हमला किया गया, महमूना जोया फैसिलिटी। ये हिजबुल मुजाहिदीन HM का एक तरह से हेड मराला सियालकोट के अंदर है। 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर, 18 किलोमीटर अंदर जाकर इस सेंटर को तबाह करना था और हमारे एयरफोर्स और फाइटर जेट ने वो काम किया। महमूना जोया फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन का सेंटर, और यहाँ पर हिजबुल के जितने टॉप अलग अलग टेररिस्ट हुए उनकी ट्रेनिंग दी गई, उन्हें तैयार किया गया और फिर उन्हें जम्मू रीजन में ख़ास तौर पर तोड़फोड़ के लिए भेजा जाता था। ये जो सेंटर था महमूना जो है फैसिलिटी हिजबुल मुजाहिदीन का, इसका काम ही था एक पूरा इलाका इन्होंने जम्मू का चुन रखा था और ये इनका ये था कि यहाँ पे ऑपरेशन हमें अंजाम देना है। इस सेंटर को भी गहरी चोट मारी, रात के अंधेरे में इस सेंटर को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पांचवा टारगेट जो हमारा था वो था मरकज़ अहले हदिया बरनाला। ये लश्कर तैयबा का था। घूम फिर कर यही 3 नाम आते हैं, लश्कर, जैश या फिर हिजबुल मुजाहिदीन। ये भिम्बर डिस्ट्रिक्ट अब ये था जो अभी तक आपको मैंने बताया, ये पाकिस्तान के अंदर था। फ़र्क आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान चाहे वो सियालकोट में हो चाहे मुद्रिके में हो, ये पाकिस्तान के अंदर है। 104 किलोमीटर दूर जब घुसा वो पाकिस्तान के अंदर है। तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर 1, 2, 3, 4 ठिकानों पर हमले किए गए और POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिस पर कब्जा कर रहा पाकिस्तान में, वहाँ के 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। उनमें पहला था मरकज़ अहले हदिया बरनाला लश्कर तैयबा का। ये LOC से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह कैंप चल रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल। चूँकि ये POK है वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बल्कि LOC आ जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों देश के बीच में जो समझौता था। तो मरकज़ अहले हदिया बरनाला में लश्कर तैयबा का एक बड़ा कैंप चलता था और यहाँ पर करीब एक साथ 100 से 1500 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती थी, तैयार करने का काम होता था और ये एक बड़ा सेंटर था लश्कर के हिसाब से जहाँ पे उन्हें तैयार किया जाता था। तो मरकज़ अहले हदिया बरनाला एक निशाने पर ये था, ये भी नेस्तो नाबूद हो गया। छठा टारगेट था मरकज़ अब्बास। ये जैश ए मोहम्मद का कोटली में है और ये 13 किलोमीटर LOC से अंदर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से। 13 किलोमीटर अंदर इसको निशाना बनाया गया और ये मरकज़ अब्बास जो है यहाँ पे 100 से 125 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, उनके कैडर के लोग मौजूद रहते हैं और ये बाकी नई नस्लों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक बड़ा सेंटर था टेरर कैंप जो इंडिया के लिए हमेशा एक ख़तरा बना रहता था। तो छठा टारगेट मरकज़ अब्बास जैश ए मोहम्मद का। 7वां टारगेट था मस्कर रहील शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में। ये 30 किलोमीटर अंदर था LOC से और हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा सेंटर करीब 2.5 किलोमीटर मोहली पुली एक जगह है वहाँ से अंदर में था ये, और ये कोटली डिस्ट्रिक्ट में आता है POK में। ये कैंप हिली एरिया में है और हिली एरिया होने का ये बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। करीब 150 से 200 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट इसी कैंप में रहते हैं। 150 एंड 200 ऑलवेज। वो ट्रेनिंग देते हैं, बाकी को ट्रेनिंग देते हैं। और हाफिज़ सैयद सलाउद्दीन यही वो कैंप है जहाँ खुद आकर नए नए रिक्रूट्स को भर्ती करने से पहले उनका वेलकम करता है, उनके अंदर जिहादी फितूर भरता है। तो ये एक टारगेट था, टारगेट नंबर 7, मस्कर रहील शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन, 30 किलोमीटर अंदर LOC से। 8वां टारगेट था शरवाई नल्ला कैंप। ये लश्कर तैयबा का मुजफ्फराबाद POK में।
करीब 20 किलोमीटर अंदर था ये एलओसी से। और ये लश्कर का अगर मुरीद के को छोड़ दें तो ये उनका सबसे ख़तरनाक कैंप में से एक है। मतलब ये वो कैंप है कि जो सबसे उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर इसी कैंप में बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों और गोला बारूद, असलहे, ये सब कुछ रखा जाता है। यहाँ पर कमांडर बनाए जाते हैं, कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको हथियार यूज़ करना उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो लश्कर तैयबा के हिसाब से ये शवाई नल्ला कैंप जो मुजफ्फराबाद में है, 20 किलोमीटर अंदर एलओसी से, ये एक निशाना था और इस पर भी सटीक निशाना लगा, नेस्तो नाबूद हो गया। ये 8वां कैंप था। इसके अलावा जो 9वां टारगेट था हमारा, वो था सैयदना बिलाल मरकज़। मरकज़ जनरली सेंटर को कहते हैं या केंद्र के लिए, उर्दू में उसे मरकज़ कहते हैं। ये जैश मोहम्मद का था, यानी मौलाना मसूद अजहर का, और ये भी मुजफ्फराबाद पीओके में। मुजफ्फराबाद उनके लिए बड़ा आसान होता है कि पीओके है और इधर फिर एलओसी क्रॉस करके आसानी से कश्मीर में घुस जाते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो ये एलओसी से 12 किलोमीटर अंदर सैयदना बिलाल मरकज़ जैश मोहम्मद का 9वां टारगेट ये था। और यहाँ पर बाकायदा ये भी एक हिली एरिया में है और एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इस 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर 50 से 100 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट हमेशा मौजूद रहते हैं और तमाम तरह की ट्रेनिंग करते हैं, फिर वहाँ से ये भारत की तरफ भेजते हैं। तो ये वो 9 सेंटर थे जिनको टारगेट दिया गया। रात 1:05 और 1:30 पर यह ऑपरेशन ख़त्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी सिविलियन की मौत की अभी तक खबर नहीं आई, यानी आम नागरिक पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट था सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाना। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा था कि जिस तरीके से पहलगाम हुआ, ऐसे टेररिस्ट को सज़ा देना, उनको इंसाफ के कटघरे में लाना ज़रूरी है। तो भारत ने वही काम किया। ये कोई पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, पाकिस्तानी मिलिट्री पर अटैक नहीं था, पाकिस्तानी नागरिकों पर अटैक नहीं था, बल्कि भारत को लहूलुहान करने वाले वो आतंकवादी जो वहाँ पनपते हैं, फूलते हैं, उनको फंड दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये उन कैंप पर हमला था। और इस कैंप में अब तक 26 लोगों के मरने की खबर है। पाकिस्तान से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अस्पताल में भी घायल पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा इस 9 हमले के बाद 25 मिनट के ऑपरेशन को पूरी तरह से कामयाब डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन क्या इन हमलों के बाद पाकिस्तान बेवकूफ़ी करेगा वापस रिटेलिएट करने का? पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे जितने भी सेना के लोग हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कहा गया है कि आप इमरजेंसी मोड पर रहेंगे। पूरे सरहद पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, एलओसी पर सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो 22 अप्रैल के बाद से जिस चीज़ का इंतज़ार था, लोग इंतज़ार कर रहे थे, उन 26 बेगुनाह सैलानियों, टूरिस्ट, पर्यटकों की मौत का, और ये 26 से 11 जो मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट था जिसमें आम लोग, आम टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। इतनी बड़ी तादाद में आम लोगों को, टूरिस्ट को कभी निशाना नहीं बनाया गया। 26 से 11 मुंबई हमले के बाद ये दूसरा था, तो इसलिए ये बड़ा एक दर्द और ज़ख्म था। तो इस तरीके से 9 टेररिस्ट कैंप पर हमला करके फ़िलहाल भारत ने इस गम को थोड़ा हल्का किया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखना है कि सरहद पार से क्या होता है। जवाब देने के लिए पूरी तरह से हम सब तैयार हैं यहाँ। तो इस ऑपरेशन में फ़िलहाल इतना ही। बाकी जो भी अपडेट होगा पूरे दिन लगातार क्राइम तक पर आपको हमारी पूरी टीम बैठी हुई इसी के ऊपर नज़र है। बारी बारी से वो सब आएंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे, तो सुनिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। रात को 9 बजे आपसे कहानी में मुलाकात होगी पूरी डिटेल के साथ। तब तक बहुत सारे अपडेट्स और भी आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।